नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज का पॉडकास्ट बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज बात भारतीय राजनीति के सबसे बेबाक और बिंदास नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। वे डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए थे। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहकर बुलाया था। यही नहीं, वो डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने महिलाओं को सती सीता नहीं बल्कि द्रौपदी बनने की नसीहत दी थी। तो आज बिंदास बोल में बात करेंगे डॉक्टर लोहिया की। वे डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने कांग्रेस के शासन काल को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। तो डॉक्टर लोहिया के बेबाक बोल और बिंदास मिजाज पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रखर लोहियावादी, सामाजिक और राजनीतिक चिंतक इंजीनियर संतोष यादव। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी बिंदास बोल में। थैंक यू। ये बताएं संतोष जी कि मौजूदा दौर में डॉक्टर लोहिया क्या प्रासंगिक हैं, कैसे देखते हैं आप? आज जो राजनीतिक परिस्थिति है भारत की, इसमें सबसे ज़्यादा जिनके विचार की प्रासंगिकता है, जिनके विचार बहुत ही मौजूद है इस दौर में, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश में लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा उन्होंने संग्राम किया, उनके लिए अनवरत संघर्ष किया, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। गुलाम मुल्क में भी उन्होंने ब्रितानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अनेकों बार जेल गए और 1934 में जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी का एक गठन हुआ था, वो पटना में ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस समाजवादी दल का जो गठन हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, सारे लोगों ने जो भारत में एक समाजवाद का सपना देखा था, उनका सूत्रपात करने वालों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। गुलाम भारत से पहले उन्होंने इसका सपना देखा था। फिर आज़ादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत सारे अपने संघर्षों के माध्यम से, राजनीतिक अभियान के माध्यम से लोगों में ये जनजागरूकता पैदा किया कि किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ जो संग्राम था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बराबरी के लिए का जो सपना था, आज मैं मानता हूँ बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मौजूद है। आपने कहा कि वो डॉक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने पटना में जो है समाजवाद का सपना देखा था और उनके अपने साथियों के साथ जो है उन्होंने यहाँ पे उसका सूत्रधार रखा था, उसका बुनियाद रखा था। आज बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण के कदम चिन्हों पर चलने के दावा करते हैं, उनके शिष्य होने का दावा करते हैं और उनकी सरकारें भी हैं। तो क्या वे लोहिया जी के दिखाए सपनों कदमों पर चल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत कम इस देश में जो गैर कांग्रेसवाद का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में एक राजनीतिक नारा दिया था, उस समय के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक लगातार जो सत्ता में नेहरू जी के नेतृत्व में और नेहरू के बाद कांग्रेस का जो वर्चस्व था इस देश में, उसका वर्चस्व टूटे, वह वर्चस्व ढीला पड़े, ताकि लोकतंत्र जीवंत हो सके। कोई भी एक तरह के विचार का जब वर्चस्व समाज में हो जाता है तो समाज ठहर जाता है। लोहिया ने 1967 में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और वो काफ़ी देश भर में लगभग 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसी समय में बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही उप मुख्यमंत्री बनाया और उस समय बहुत सारे जो समाजवादी
सपने थे डॉक्टर लोहिया के, उन सरकार में साकार हुए। जैसे आप अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म करना, उससे पहले लोग बिहार में आप देखेंगे बहुत बड़ा सिलसिला था नॉन मैट्रिक लोगों की। अंग्रेजी में जो फेल कर जाते थे तो उनको पूरा फेल माना जाता था। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था नहीं, अंग्रेजी कोई अनिवार्यता नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है और ये कि एक सामंती भाषा है। तो अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने ख़त्म की। तो बड़ी संख्या में उस समय में देखेंगे बिहार में नॉन मैट्रिक ख़त्म हुआ। हम सारे अन्य विषयों में बहुत अच्छा है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते, इसका मतलब हम जीवन में फेल नहीं है ना, अंग्रेजी में हम एक विषय में फेल हैं। तो फिर उसके बाद देखेंगे समाज के अंदर से बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा, दलित, आदिवासी के बच्चे विश्वविद्यालय पहुंचने लगे जब वो मैट्रिक में पास हुए। फिर विश्वविद्यालय में जब वो 67 से 74 के बीच में आए तो ये जो बहुत पूरी विश्वविद्यालय की संरचना बदल गई। और जब विश्वविद्यालय के अंदर विमर्श होने लगा तो वही जेपी आंदोलन में रूपांतरण हुआ। वही जो नौजवान थे जो विश्वविद्यालय आए थे, फिर वो देश, समाज, राजनीति पर बहस करने लगे। तो जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वो काम नहीं करवाया होता, उनकी सरकार जो थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, तो वो एक बहुत उसका रिश्ता है। ये जो सामाजिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन हुआ है पिछले दिनों, उसमें उसका बड़ा योगदान है। इसको बहुत कम समाजशास्त्री पकड़ पाते हैं, इस बात को गहराई से सोचना चाहिए। और 74 आंदोलन इसीलिए हो पाया कि विश्वविद्यालय की संरचना बदली थी, उसमें पिछड़े, दलित, बहुजन के बच्चे आने लगे थे। 67 से पहले वो सब सारे नॉन मैट्रिक हो जाते थे बड़ी संख्या में उसकी। तो एक उसके बाद फिर वो 77 आता है। फिर देखिए डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपा इस मुल्क में। तो वही नौजवान, वही लोग उस दौर में पूरे बिहार, उत्तर भारत में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने प्रजातंत्र, लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए सड़कों पर आकर के उस जो तानाशाही था उसको बेदखल करके सरकार का गठन किया। फिर 77 में आप देखेंगे मंडल कमीशन का गठन हुआ उसी सरकार में, मोरारजी देसाई ने। फिर जब मंडल कमीशन का गठन होता है तो वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, वो पहले काका कालेलकर के नेतृत्व में बना था, लेकिन वो फिसड्डी हुआ, कुछ नहीं किया जा सका। तो बरसों से जो मांग थी, फिर बीपी मंडल ने बहुत ही अच्छे तरीके से मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट किया। और फिर कालांतर में फिर बीपी सिंह की सरकार आती है तो वो मंडल कमीशन की तमाम अनुशंसाओं को, कुछ अनुशंसाओं को लागू किया जाता है। तो इसका 67 से लेके 89 तक देखेंगे एक रिश्ता है इसका, और समाज परिवर्तन में उसका एक बहुत ही बुनियादी महत्व है, बुनियाद के पत्थर है वो। जी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत दूरदर्शिता था। वो कहते थे किसी भी तरह की गैर बराबरी, उनका जो सपना था सप्त क्रांति था। नर नारी के बीच की जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, या भाषाई वर्चस्व है, या किसी इलाकाई वर्चस्व है, रंग भेद का मामला है, वो विश्व नागरिक की बात करते थे। ये दुनिया को, बॉर्डरलेस दुनिया का उनका सपना था। आपने कहा कि गैर कांग्रेसवाद का सपना देखा था, गैर कांग्रेसवाद को लेकर के जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा हुआ, सरकारें बनी। लेकिन आप बिहार का ही लीजिए तो बिहार में पिछले 35 सालों से जो सरकारें हैं, आपने 1989 की बात की कि आंदोलन हुआ, इमरजेंसी, और 74 जो भी हुआ, लेकिन पिछले 35 सालों से बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार है। क्या लगता है कि ये सरकार लोहिया, जयप्रकाश नारायण के विचारों को आगे बढ़ा पाई? बहुत बढ़ा पाई। मैं मानता हूँ बिहार जैसे सामंती समाज में 35 साल से जो परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसका मूल्यांकन होना बाकी है। आने वाला समय इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा समाज में घूमने वाला, समझने वाला आदमी ये बात दावे के साथ कह सकता है कि एक युगांतकारी प्रभाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसको ड्रेस्टिक चेंज कर सकते हैं माइंडसेट में,
सत्ता प्रतिष्ठानों में, समाज का जो अंतिम आदमी है उस तक जो सत्ता का जो वर्चस्व था, उसके कारण जो उनको अधिकार, उनको सम्मान नहीं मिल पाता था। पिछले 35 साल में मैं मानता हूँ कि बिहार में समाज के वंचित लोगों के लिए, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, दलित के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए, महादलित के लिए नीतीश कुमार जी की भी सरकार और पिछली सरकार भी 90 के बाद उन्होंने काफ़ी काम किया है। लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र में लोगों का यकीन बढ़ा है। मैं मानता हूँ कि बहुत काम हुआ है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सप्त क्रांति है उनके अनुसार बहुत सारी नीतियाँ बिहार में जो अभी सरकार चल रही है, वो जो 7 निश्चय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति की झलक है उसमें। लेकिन संतोष जी, कहते हैं कि बिहार में तो सत्ता 5 लोग चला रहे हैं और 5 लोग ही उसकी मलाई खा रहे हैं। उन 5 लोगों में जो है सब के सब सवर्ण बताए जाते हैं। नहीं, देखिए उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। बुनियादी दुनिया में कोई भी सत्ता 5-10 लोग ही चलाते हैं या बहुत कम ही लोग चलाते हैं, चाहे व्हाइट हाउस में बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, पीएमओ में बैठा हो, सीएमओ में बैठा हो। वो एक कलेक्टिव कुछ लोग ही तो शीर्ष पर कुछ लोग ही होते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ है नीतियाँ जो बन रही है वो नीतियाँ क्या है। आज आप देखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके लिए मिल रहा है 4 लाख रुपया, सबको मिल रहा है। तो अच्छी चीज़ है, उसमें कौन किसको ज़रूरत थी, ज़रूरत तो थी, जिसको ज़रूरत थी उसको मिल रहा है। आज जो बच्चियों को साइकिल योजना है, आप तमाम तरह के देखेंगे, हर एक पंचायत में 10+2 स्कूल खोला गया। आज 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है संतोष जी? तो मैं एक दो और कितने सड़कें कितनी बनी हैं आप देखेंगे, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र। नहीं, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर लोहिया की बात कर रहा हूँ, उसी पे हम लोग चलेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि 10+2 और तमाम चीज़ें, तो बिहार में एजुकेशन का क्या हाल है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 35 सालों में जो भी सरकारें आई, 35 साल पहले जैसी शिक्षा थी उससे भी बदतर हालत आज है। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है, इसीलिए कहना ठीक नहीं है कि आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ा हिस्टोरिक डेफिसिट था, आप 90 से पहले या बहुत पीछे आप जाएंगे तो पूरे 2-3 पंचायत, 4 पंचायत पर एक हाई स्कूल होता था। ये नहीं कहा जा सकता। आज लिटरेसी रेट कितना है, आज कितनी बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। आपने इंजीनियरिंग की है, मैंने जर्नलिज्म किया है, तो आपने इंजीनियरिंग किया है, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कभी प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा। हमारे भाई और बहन सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपके भी पढ़े होंगे, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल की संख्या तो नगण्य ही थी और गिने चुने लोग समाज के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन आज तो स्थितियां बदल गई है। आज सरकारी स्कूल के क्या हाल हैं, प्राइमरी स्कूल का क्या हाल है, ये सच क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? सच ही बोल रहे हैं, कुछ सच से अलग नहीं बोल रहे हैं कि क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। अभी आप जाएंगे किसी भी स्कूल में, मैं भी बहुत बार विजिट किया हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बिल्डिंग, शिक्षक, उसकी उपस्थिति है और उसको बेहतर किया जा सकता, मैं मानता हूँ। इसीलिए कि क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, तो जो उसमें बेहतरी के गुंजाइश हैं, बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन यह नहीं है कि पहले बहुत अच्छा था अब खराब हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पहले से बहुत बेहतर हुआ है, पहले से समाज आगे जा रहा है, पहले से शिक्षा का स्तर बढ़ा है लोग। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है, जो हम सोच रहे हैं कि इतना होना चाहिए, तो वो करना बाकी है, उसके लिए गुंजाइश है, वो बेहतर किया जा सकता है, मैं भी मानता हूँ। और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश स्तर पर आपने कहा कि शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, वो एक मूल चिंता का विषय है। तो वो एक नेशनल फेनोमेनन है, उस पर एक बहस हो सकती है। पिछले दिनों सरकार, बिल्कुल वो एक बहस का विषय है, बिल्कुल बहस का विषय है। ये बताएं कि जो राहुल गांधी हैं वो आप कहते कि मोहब्बत की राजनीति हम कर रहे हैं देश में, और जो कुछ लोग हैं देश में नफ़रत की राजनीति करते हैं, दलितों और पिछड़ों की बात नहीं करते। कई लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी
डॉक्टर लोहिया की राह पर हैं। कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की मौजूदा सियासत को? तमाम पार्टियां आज इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को टो कर रही है, चाहे ये केंद्र की सरकार हो, चाहे अन्य सूबों की सरकार हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सप्त क्रांति था कि जो गांव और शहर के बीच की दूरी है, जो लिंग भेद है नर नारी के बीच का, जो एक सामाजिक गैर बराबरी है, तो तमाम तरह की योजनाएं जो है आज जो भी नेता बात कर रहे हैं, आज उनको बहुत विलंबित है राहुल गांधी। उनको लगभग 70 बरस लग गया उस बात पर पहुंचने में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनके जवाहरलाल नेहरू जी के समय में उन्होंने कहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी का समझ था कि भारत में जो आर्थिक गैर बराबरी के कारण ही सारी गैर बराबरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसी दौर में कहा कि नहीं, इस देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है वो सामाजिक गैर बराबरी के कारण है। जो आर्थिक गैर बराबरी है उसकी माँ सामाजिक गैर बराबरी है। और अन्य लोग कहते थे, अन्य जो समाजवादी नेता भी थे, बाद में डॉक्टर लोहिया का जो फिर उनके बीच में भी डिफरेंसेस हुआ विचार का, वो उसमें भी यही था। और बाद में फिर सब सारे लोग जयप्रकाश नारायण और लोहिया के बीच में भी मतभेद हुआ था। ये नीतिगत मतभेद था, नेहरू और लोहिया के बीच में ये भेद था। और इसमें आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया में साम्य है, उनमें समानता है। डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते थे कि ये जो सामाजिक गैर बराबरी है भारत में, ये सामाजिक गैर बराबरी का कारण है भारत के जो 5000 साल का समाज है, उस समाज के अंदर बहुत ऐतिहासिक रूप से समाज का शोषण जाति के नाम पर हुआ है। इसीलिए इसका जो उत्थान भी होगा तो उसको मिटा के ही हो सकता है, उसको बिना हल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते थे सामाजिक जो गैर बराबरी है वो माँ है आर्थिक गैर बराबरी की, मतारी है जी। तो ये यहाँ के विचारकों में, यहाँ के चिंतकों में बहुत मतभेद रहा बरसों तक कि नहीं फैक्ट्रियाँ बन जाएगी, रेलगाड़ी चलने लगेंगे। नेहरू जी कहते थे लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाने लगेंगे, छुआछूत मिट जाएगा, गैर बराबरी मिट जाएगा, सब साथ आ जाएगा। तो डॉक्टर लोहिया ने उसी समय में कहा यूरोप में 2 जाति है, भारत में 1000 जातियाँ हैं। वो मार्क्स से भी उनका अलग समझते। वो कहते थे अगर भारत में कार्ल मार्क्स होते तो मैं जो कह रहा हूँ वही कहते, और मैं यूरोप में होता तो जो मार्क्स कहते मैं भी वही कहता कि वहाँ आर्थिक गैर बराबरी है, उसकी माँ सामाजिक गैर बराबरी नहीं है। लेकिन भारत की जो आर्थिक गैर बराबरी है, और जैसे भारत में आप देखेंगे सबसे शीर्ष पर जो समाज का सोपान है, जातिगत सोपान, उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। समाज में सबसे निचले पायदान पर मेहतर है, तो सबसे जो नीचे है वो उतना गरीब भी उतना ही है। तो जो गरीबी का सोपान बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा आपको। लोहार है, कुम्हार है, यानी ये ट्रांसलेट होता है, सामाजिक गैर बराबरी ही आर्थिक गैर बराबरी में ट्रांसलेट होता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही सुचिंतित विचार था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। उन्होंने विशेष अवसर का सिद्धांत, जो आरक्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि विशेष अवसर का सिद्धांत दो, चूँकि पिछले 5000 साल से जिसे अवसर नहीं मिला है, और आप आज कह रहे हो कि अवसर दोनों को बराबर कर रहे हैं और एक ही एग्जामिनेशन में आप बैठा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। जो पिछले 5000 साल से दौड़ रहे हैं, धावक हैं, और आज कोई उसको धावक साथ में तो 2-4 कदम चल भी नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। ये प्रतियोगिता मखौल हो जाएगा। जो जिसको 5000 साल का प्रैक्टिस है दौड़ने का, और जो आज तो 2-4 कदम के बाद गिर जाएंगे। ये जो बराबरी, ये जो इस तरह का जो विचार था बहुत सारे नेहरू का और बहुत सारे लोगों का था। हैं। ये बताएं कि आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है फॉलो कर रही है, राहुल गांधी 70 साल लेट हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो जातीय गणना तक नहीं करवाना चाहती। राहुल गांधी तो कम से कम उसकी मांग कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, और जिसकी जितनी आबादी उसकी वैसी भागीदारी की बात कर रहे हैं। देखिए 2 चीज़ होता है, बातें बहुत सारी सरकारें करती रही है, बात करना और उसको आत्मसात करना, अपने आत्मा की आवाज़ होना चाहिए। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा वो भारत की आत्मा की आवाज़ है। भारत की जो 2/3 आबादी है, उन्होंने उस समय में नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस पिछड़ा में महिलाएं भी थी शामिल।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो विशेष अवसर का सिद्धांत था, वो समाज के तमाम, चूंकि भारत की तमाम महिलाएं भी शूद्र हैं, तो उनका जो विमर्श था एक बहुत ही व्यापक विमर्श था। और कुछ आज वोट के लिए आप अपने कुछ विचारों में तब्दीली ले आए, वो नहीं, मैं मुकम्मल नहीं मानता। अगर भारत को मजबूत बनाना है, भारत को आगे ले जाना है, भारत को दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के रूप में विकसित करना है, तो समाज का जो 80% हिस्सा है, जो 85% हिस्सा है, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वो जब तक सशक्त नहीं होगा ये मुल्क कैसे सशक्त हो सकता है। इसलिए टोकनिज्म जो सिंबॉलिज्म का खेल है, मैं उससे असहमत रहता हूँ। चाहे वो राहुल जी करे या कोई भी करे, उनको कंप्लीट रूप से आत्मसात करना पड़ेगा। इस विचार में को बनाना होगा कि यही विचार है, दूसरा कुछ है नहीं। मैं जैसे मान लीजिए मैं किसी गांव को सशक्त करना चाहता हूं, तो गांव अगर तभी ताकतवर होगा जब वहां के 85% लोग ताकतवर होंगे। 15% तो पहले से ताकतवर है। तो दुनिया का कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी अध्येता ये बात कहेगा कि जब उस समाज का बहुसंख्यक ताकतवर होगा तब तो जाके वो समाज ताकतवर होगा, गांव ताकतवर तो होगा। बात हो रही है हिंदू और मुसलमान की, बहुसंख्यक की बात तो हो नहीं रही। और इसी को बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है। देखिए, 2-3 चीज़ है। मैं मानता हूँ इस देश में वंशवाद भी एक बहुत बड़ी रुकावटें हैं। बहुत बार जो ये वंशवाद, इस तरह की जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स देश में आया है, वो लोकतंत्र के विस्तार में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। वो स्कूल नहीं है, ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया। यहाँ एक नागरिक बोध होना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग ऐसी व्यवस्था बना दिए हैं जहाँ वो प्रजा और राजा का फिर से भाव प्रकट हो रहा है। तो कुछ बातें कह देना और अपने अंदर में तब्दीली लाना एक अलग बात है। कितना वो रूपांतरण कर पाते हैं, कितना बदल पाते हैं अपने पार्टी के अंदर, अपने परिवार के अंदर। लोकतंत्र को आत्मसात तो करना होगा ना। फिर एक तरह का नए तरह का वर्चस्व हो जाएगा, एक परिवार का वर्चस्व हो गया। तो ये भी लोकतंत्र विरोधी, जो परिवारवाद है, जो वंशवाद है, वो तो बुनियादी तौर पर लोकतंत्र विरोधी है कि आप एक परिवार का वर्चस्व चाह रहे हैं। जैसे पहले राजा महाराजा होता था, तो उसी को खत्म करके तो लोकतंत्र लाया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता तो अपने आप को संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। कैसे संघर्ष आप मान रहे हैं इसको? ये संघर्ष, इसको मैं नहीं मानता। राजनीति करने का सबको हक है, लेकिन आप एक ऐसी स्ट्रक्चर पार्टी बनाते हैं और उसमें उनका बेटा आकर के फिर उसी शीर्ष पर बैठ जाता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाना ये लोकतंत्र का बहुत ही विरोधी स्वर है और विरोधी मिजाज है। ये गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित तबकों के अंदर जो राजनीति विकसित हुई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अम्बेडकरवादी विचार के कारण, आज मैं मानता हूँ उसमें बहुत बड़ा गिरावट है और बुनियादी भटकाव है। वो भी वही चीज़ हो रहा है जो पहले हो रहा था। एक तरह की श्रेष्ठता बोध है उसके अंदर। ये जो श्रेष्ठता का बोध है, ये लोकतंत्र का नकार है, जनतंत्र का नकार है, बराबरी का नकार है। और जब कोई अभियान, कोई इनिशिएटिव बराबरी का नकार हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, बेबस के लिए, लाचार के लिए कितना दिन प्रासंगिक रह सकता है? आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद से ज़्यादा खतरनाक है। ये नए तरह का ब्राह्मणवाद है, नव ब्राह्मणवाद है। मैं मानता हूँ नव ब्राह्मणवाद से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वो तो पिछले 5000 साल का उसका प्रैक्टिस है। आप तो अभी नए नए हैं और वो तो पूरे ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप तो एक विशेष परिवार की बात करते हैं। अगर आप कहें ब्राह्मणवाद और परिवारवाद में कौन बेहतर है वंशवाद में, तो कोई भी कह सकता तुलनात्मक रूप से। इस देश के तमाम ब्राह्मणों का एक वो विचार है, जो श्रेष्ठता का कुछ ब्राह्मणों का, लेकिन परिवारवाद, वंशवाद क्या, एक वंश की श्रेष्ठता का बोध है उसमें। तो बहुत छोटी चीज़ है, उसमें तो एक गांव भी समाहित नहीं है। इसलिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने थे, वो आज मैं मानता हूँ वह दमतोड़, मतलब उनके जो सपने थे, उनका जो संघर्ष था, उसको आप भटकाओ, उसमें जो धाराएं निकली उसमें बहुत बड़ा विचलन है।
खास करके बिहार में, उत्तर भारत में ये बड़ा भटकाव है, विचलन है। मेरा बहुत सवाल बड़ा आपसे विचलन ये है। था कि देश में जो मौजूदा दौर की सियासत चल रही है वो मोहब्बत की है या नफ़रत की है? क्या मनुवादी ताकतें अपने आप को और आगे बढ़ा रही? नहीं, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, हर एक 5 साल पर वोट लोग करते हैं, तमाम सरकारें हैं। आज इस लोकतंत्र को कोई धत्ता नहीं बता सकता। मैं मानता हूँ भारत में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। इमरजेंसी को छोड़ दें आप तो पूरे एशिया और एशिया के अंदर आप देखेंगे भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। मुझे लोकतंत्र में गहरा यकीन है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है, भारत की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है। मैं मानता हूँ पिछले 5000 साल में तो ये हमारा डेमोक्रेसी है, जो वोट का अधिकार है। ये जो वोट का अधिकार है और बहुत बड़ा मुझे अधिकार मिला है। इससे बड़ा उपलब्धि पिछले 5000 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की है, वो डेमोक्रेसी। एक दौर था, आप देखिए राजा रजवाड़े का दौर था। एक आम आदमी और राजा का क्या महत्व था? राजतंत्र में क्या था? जस राजा तस प्रजा, जस राजा तस। आप ये बताएं कि यूपी में एक बाबा बैठे हुए हैं, उसे क्या मानते हैं आप? बाबा बैठे हैं लेकिन वो लोकशाही लोकतंत्र में है ना, अभी फिर तो उन्हों को वोट में जाना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं है ना। वोट में तो राहुल गांधी भी, तेजस्वी यादव भी, अखिलेश यादव भी जाते। मैं वो जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने पार्टी का जो स्ट्रक्चर बना लिया वहां प्रॉब्लम है। वोट में जाते हैं, स्वागत है। मोदी जी बैठे हुए 10 साल से। मोदी जी बैठे लेकिन किसी एक परिवार के वर्चस्व को लेकर नहीं बैठे हैं। एक ही परिवार का आदमी, 6 आदमी राजनीति में, ये बताइए 10 साल बैठना क्या जरूरी? नहीं, ये तो लोकशाही है। दुनिया में, अमेरिका में भी 8 साल दो टर्म राष्ट्रपति रहते हैं। वो तो जनता की कंसेंट से है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी चुनाव में गए, 240 सीट उनको मिला, सहयोगियों की ताकत से वो दिल्ली में बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती वहाँ कोई डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी के तरह लगा कि नहीं हमको चुनाव में नहीं जाना है। उन्होंने पार्लियामेंट को 5 साल के बदले 6 साल कर लिया। जनता के सहमति से, जनता के ताकत से, जनता के सहमति से सब आप सत्ता में बने हैं। और जनता जब बेदखल कर देती है, लोग बेदखल हो जाते हैं। ऐसा है इस देश में। अभी पिछले दिनों राणा सांगा को लेकर के इतना बवाल मचा है, एक दलित की हत्या कर दी गई, और यूपी में खास करके आए दिन जो है दलित पिछड़ों के साथ जो भेदभाव देखा जाता है, इसे लेकर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए इस देश में डॉक्टर लोहिया पर हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसी दौर में एक बात कहा था कि इतिहास की जो व्याख्या है वो ठीक ढंग से होना चाहिए, और उन्होंने बहुत शानदार व्याख्या इतिहास की है। उसमें आप एक चीज़ उससे सूत्र मिल जाएगा पूरे भारत को समझने के लिए, दुनिया को भी एक समझ है। डॉक्टर लोहिया कहते थे वह भी मुसलमान राष्ट्रद्रोही है जो बाबर को और आक्रांता न माने, नादिर शाह को हमलावर न माने। वह भी हिंदू राष्ट्रद्रोही है जो इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, रजिया बेगम को अपना पुरखा न माने। ये इतिहास की बहुत संतुलित व्याख्या है। और यहाँ क्या हो गया कि तुष्टीकरण और खुश करने के लिए इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। लोहिया कह रहे वह भी हिंदू राष्ट्रद्रोही है जो इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, रजिया बेगम, टीपू सुल्तान को अपना पुरखा न माने। वो कहते थे देसी बनाम परदेसी का संघर्ष है भारत में। इब्राहिम लोदी देसी है और बाबर क्या है? आक्रांता है, हमलावर है। तो आपको इतिहास का बहुत ही संतुलित व्याख्या करना, बहुत सही बात कही, संतुलित व्याख्या करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बाबर को बुलाने वाले को क्या कहेंगे? नहीं, जिन लोगों ने भी बुलाया उसको, इतिहास में वो सच्चाई है कि इतिहास में 2 लोगों की चर्चा होती है, राणा सांगा और पंजाब के एक शासक थे जो इब्राहिम लोदी के भाई थे। 2 आदमी का दूत गया था, जो इतिहास में पढ़ाया जाता है। इतिहास की किताबों में ये है कि 2 लोगों ने, मैं उनका नाम है समखान है, सम लोदी है, पंजाब के शासक थे। उन्होंने भेजा था दूत और
राणा सांगा ने भेजा था। ये इतिहास की सच्चाई है। और आज के समय में जो आज का देश, संतोष जी, गद्दार कौन है? देखिए, इन टर्मिनोलॉजी में बात नहीं की जा सकती है। गद्दार मैं तो कह रहा हूँ, इन देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? उस समय में देश भूगोल, देखिए ये भी चीज समझने की जरूरत है। आज जो देश है उस समय देसी और परदेसी, लोहिया ने इसीलिए शब्द किया देसी और परदेसी। आज जो इंडियन स्टेट है वो इंडियन स्टेट नहीं था, राजा रजवाड़ों का वो रियासतें थी और रियासतों के बीच में संघर्ष था। वो जानते थे, राणा सांगा और उनको लोधी खान, हाँ लोधी खान थे एक पंजाब के शासक, इब्राहिम लोधी के ही परिवार के थे। तो उनको लगता था कि ये आक्रांता आएगा, लूट यहाँ के डिफीट करके चला जाएगा और फिर मैं वहाँ शासन करूँगा। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये बात सच है कि राणा सांगा ने और लोधी खान ने, जो लोधी है, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि बाबर को बुलाने वाले गद्दार हैं, देशद्रोही हैं या नहीं? निश्चित रूप से इसको कौन नकार सकता है। उस समय के, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बाबर को आक्रांता मानता हूँ, लेकिन इब्राहिम लोधी को अपना पुरखा मानता हूँ, शेरशाह को, सूरी को अपना पुरखा मानता हूँ। मैं इतिहास की मुकम्मल व्याख्या में जाना चाहता हूँ। मैं इस देश के सारे मुसलमान से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन जो इतिहास की सच्चाई है, और सारे हिंदू से भी का सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और है कि इतिहास, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि अतीत में बहुत ज़्यादा अगर तुम उलझोगे तो नया समाज नहीं बना पाओगे। अतीत में बहुत सारी गलतियां होती है, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हैं। इतिहास के पुराने परिघटनाओं, पुराने कालखंड में आप जाएंगे तो उसका एक समय था, एक कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन आज जो आज़ाद मुल्क है, उस आज़ाद मुल्क में इतिहास बोध क्या होना चाहिए, एक बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सच भी ना बोल पाएँ। बिल्कुल, लेकिन देश में जो मौजूदा दौर है उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात ना हो करके ज़्यादातर लोग हम और आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्या मैं इसको पूरा खारिज करता हूँ। भारत की पूरी सभ्यता जो है ये कंपोजिट कल्चर से बना है। ये मुल्क, ये इस देश के अंदर कंपोजिट कल्चर है, यानी जो शाही संस्कृति है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, आजीवक है। मतलब भारत बहुत सारे परंपराओं का देश है, एक तरह का परंपरा नहीं है। तो इसका आदर, ये डाइवर्सिटी है, हमारी विविधता है, इसकी आत्मा है भारत की। अगर किसी कोई भी ताकत, कोई भी विचार इस मुल्क में इस विविधता पर हमला कर रहा है, तो समझिए भारत की आत्मा को नष्ट कर रहा है। इसलिए भारत की आत्मा है, उसकी विविधता है, हमारे संविधान में भी है कि जो हमारी विविधता है ये हमारी ब्यूटी है, हमारी सुंदरता है। इस विविधता को बचाए रखना हमारी आज ज़रूरत है। और इस समय और समाज का बेहद मैं मानता हूँ कि इस पर बहस होना चाहिए कि विविधता हमारी आत्मा है। जिस तरह से मौजूदा दौर के बारे में आपने बेबाक राय रखी, कहा जाता है कि कांग्रेस को मात देने के लिए डॉक्टर लोहिया ने जनसंघ के साथ हाथ मिलाया था। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर लोहिया की ये बड़ी भूल थी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज बीजेपी यहाँ खड़ी नहीं होती और देश का माहौल ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं नहीं मानता, ये गलत व्याख्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1900 उस दौर में एक राजनीतिक विचार के रूप में, चूँकि लोकतंत्र में कम से कम 2 विचारधारा चाहिए। किसी भी मुल्क में लोकतंत्र फ्लोरिश आगे तभी बढ़ सकता है जब कम से कम 2 विचारधारा हो। चाहे आप जितनी भी अच्छे विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन आपके विपरीत, आपके खिलाफ, आपके बरक्स एक विचार होना चाहिए जो आपको खबरदार करता रहे। तो एकांगी जैसे होगा तो लोकतंत्र उस मुल्क में नहीं चल सकता जहां एक तरह का विचार है। जिस मुल्क में विचार और भी होने चाहिए तभी लोकतंत्र चल सकता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस समय में एक राजनीतिक गोलबंदी की थी। वो एक राजनीतिक गोलबंदी की बात है। विचार के तौर पर आप देखेंगे तो उनका बहुत स्पष्ट मानना है। चाहे आप किसी भी चीज़ को लेंगे तो कहीं भी लोहिया किसी भी सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक विचारधारा
को वो नहीं मानते। वो उनका सप्त क्रांति है, उनका बहुत ही प्रगतिशील विचार है समाज के अंतिम तबकों के बारे में, भारत के गांव के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में। भारत के बारे में वो कहते हैं कि भारत भी कभी सभ्यता के शीर्ष पर रहा है, लेकिन एक दौर है जब हम आज बहुत नीचे हैं, तो आज हमको आगे ले जाने की ज़रूरत है। उसको समाज में जो हमारी गैर बराबरी है उसको मिटा करके एक नया समाज हम बना सकते हैं। बिल्कुल वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि डॉक्टर लोहिया अगर जनसंघ के साथ समझौता नहीं करते तो बीजेपी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक गठजोड़ की वजह से तो ही बीजेपी आगे बढ़ी। तो 77 में आप देखेंगे, 77 में तो जनसंघ मर्ज करके जनता पार्टी बनी थी। तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर कौन कराया? लोकतंत्र की जो बहाली इस मुल्क में हुई तो उसमें तो उसका भी योगदान है। आप जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इस देश में थोपा था, लोकसभा को 5 साल के बदले 6 साल किया, तो क्या उस राजनीतिक धारा का योगदान नहीं है इस देश में लोकतंत्र की बहाली में? उस मंत्रिमंडल में वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और लालकृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो इस तरह से नहीं देखना चाहिए। उस कालखंड में, उस देश काल में, उस टाइम और स्पेस में जो एक विचार था, जो समय था, उस समय में आपको जाना होगा। उस टाइम और स्पेस में मान लीजिए उस टाइम 77-75 के दौर में जरूरी थे कि भारत में लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र बचाने में जिन लोगों ने भी योगदान दिया वो स्वागत योग है। आज हो सकता है कोई विचार आज से 100 साल के बाद, बहुत बार जो क्रांतिकारी धारा होती है बाद में पतित हो जाती है। दुनिया भर में ये हुआ है। आप देख लीजिए रसिया के अंदर क्या है, वही लेनिन का देश है आज। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में क्या वो लेनिन का देश है? लेनिन के उलट है, वो पूरा उलट है, सारे सिद्धांतों को उलट दिया है। तो उस देश काल में आपको उस समय के परिस्थिति में विचार और राजनीतिक गोलबंदी का मतलब होता है। क्या उस समय की राजनीतिक गोलबंदी से कोई प्रगतिशील काम हुआ या नहीं हुआ? क्या कोई उस समय प्रतिगामी कौन था? सीपीआई जो इंदिरा गांधी के साथ खड़ी थी वो प्रतिगामी था, अगर मुझे आप कहेंगे। उसी में सीपीआई और सीपीएम का गठन हुआ। उन्होंने कहा नहीं, गलत है। जिन लोगों ने भी इमरजेंसी का समर्थन किया उस दौर में वो प्रतिगामी थे। ये बताएं कि डॉक्टर लोहिया साझी संस्कृति की बात करते थे। आज देश है जो आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है और कई तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आज के दौर में डॉक्टर लोहिया ने जो सपने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं? मैं मानता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था आज राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। जब भी कोई विचार राजनीति के केंद्र बिंदु बने, उसके मेन डिस्कोर्स का हिस्सा बने, तो समझिए उस विचार की जीत हो रही है। उस विचार का समय है। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा वो ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, क्योंकि वह बहुत ही न्याय प्रिय और समाज के लिए ज़रूरी है। जब भी समाज आगे बढ़ेगा तो ज़रूर कहेगा कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। समाज ज़रूर कहेगा कि सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी मिटना चाहिए, आर्थिक गैर बराबरी मिटना चाहिए, जो तमाम तरह की गैर बराबरी है। डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज का सपना देखा था। आज जो बिहार में आप देखेंगे पंचायती राज पर मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे चौखंबा राज, एक दिल्ली की सरकार हो, दूसरा सूबे की सरकार हो, तीसरा एक जिले जनपद की सरकार हो और चौथा गांव की सरकार है। ये 4 खंभों पर सरकार का उनका सपना था। महात्मा गांधी का भी सपना था सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और पंचायती राज। और आज आप देखिए बिहार में अद्भुत प्रयोग हुआ है। आज समाज के जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा है, दलित हैं, महिलाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ बहुत बढ़ा है। और लगातार चुनाव हो रहा है। पिछले 2001 से लेके आप देखेंगे 4-5 चुनाव हो चुका है और फिर अभी 5वां चुनाव होना है। तो ये लोकतंत्र का मैं मानता हूँ कि बहुत विस्तार हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सत्ता नीचे की तरफ सरकेगी। सत्ता जो बड़े बड़े मठाधीशों के हाथ से निकलकर समाज का जो सबसे अंतिम आदमी है उस तक उसको जाना है। ये लोकतंत्र का यही सबसे ब्यूटी है।
वो वहाँ जाएगा जब समाज का जो सबसे अंतिम आदमी मुशर्रफ समाज है, जिस दिन समझिए इस मुल्क में मुशर्रफ प्रधानमंत्री हो जाएगा, इस सूबा का मुख्यमंत्री लंबे समय तक मुशर्रफ समाज हो, मेहतर समाज हो, मैं मानता हूँ लोकतंत्र सबसे अस्थायी, सबसे ज़्यादा स्टेबल उसी समय में होगा, क्योंकि वो सत्ता नीचे की तरफ सरकती है। गरीबों के हाथ में, उसके बाजू में जब सत्ता आएगी, ताकत आएगी, ये लोकतंत्र सुंदर होगा। आपको लगता है कि जब तक जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता रहेंगे, सत्ता जो है, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं जिनके हाथों में जाना चाहिए, उन तक पहुंच पाएगी? देखिए, एक ज़माना था लोग सोचते भी नहीं थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का भाषण है विधानसभा में कि गांव के लोग लाल टोपी देख करके खाली कर देते थे जब ब्रितानी सैनिक लाल टोपी पहन के घुसते थे गांव में। वो कहते थे ये सदन मुझे इतना ताकत दिया कि मैं डीजीपी के खिलाफ भी आज बोल रहा हूँ। यही मुल्क, इसलिए ये आशा रखना चाहिए, आज़ादी लोकतंत्र ने आपको इतना अधिकार दिया है। आज इस देश में कमज़ोर गरीब लोग जो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे हैं, चाहे नीतीश जी हों, चाहे पिछले दिन लालू यादव रहे हों, मुलायम सिंह रहे हों, मायावती रही हों, जीतन राम मांझी रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों, शरद यादव रहे हों, या नरेंद्र मोदी हैं, तमाम जो ये लोग बैठे हैं लोकतंत्र की वजह से बैठे हैं। आज से 70 साल पीछे फ्लैशबैक में आप जाइए, राजा रजवाड़े तय करते थे इलाके में कौन था, तो दरभंगा महाराज है, कौन है तो बीकानेर एस्टेट है, कौन है टेकारी महाराज है, प्रिंसली एस्टेट था। जब इस मुल्क में संविधान सभा बना तब भी 14% लोगों को वोटिंग राइट था मात्र। लेकिन आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से सबको एडल्ट फ्रेंचाइज, जो वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो अधिकार मिला, ये जो वोट का अधिकार है, हजारों 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 बरस में जो मुझे नहीं मिला था वो मिला है। 2 आदमी का वोट बराबर है। कल्पना करिए, इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक मेहतर का वोट का बराबर है। ये साधारण उपलब्धि है। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मुझे अचंभित कर देता मुझे, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस पे फक्र करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। ये जो वोट का राज, मतलब डॉक्टर लोहिया कहते थे छोट का राज, ये जो वोट की ताकत है, जो संविधान आइन है हमारा, वो हमारी उपलब्धि है। हजारों 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 बरस के अंदर जो समाज हमारा नहीं अचीव कर पाया, लोकतंत्र, लोकशाही, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोगों के प्रयासों से, भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल, असंख्य नेता हैं। आज के कड़ी में मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी, जो समाज के, आप देखेंगे चाहे महिला एम्पावरमेंट को लेकर, आजीविका जो है बिहार का, 1,51,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। आप महिला आरक्षण देखिए कितना है, पुलिस में कितनी महिलाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, लोकल बॉडी जो मैंने बात किया, लोकल गवर्नेंस का जो मामला है। लेकिन बात करें डॉक्टर लोहिया की, तो डॉक्टर लोहिया ने कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था कि बीमार देश के बीमार प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नीतीश जी के बारे में भी एक आसे लगाई जा रही है कि वो बीमार हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है, जुमलों में बात नहीं हो सकती है। अभी जब आप ऐसे कयास लगाने से कुछ नहीं होता। अभी तो ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छे से सरकार चल रही है। तो कयास लगाना, मान लीजिए वो कॉन्टेक्स्ट में कोई लोहिया ने कोई बात कही होगी तो वो एक अलग चीज़ है। हर आदमी को इस दुनिया से जाना है, एक दिन जाना होता है। नहीं, तो उम्र के हिसाब से कयास लगाना वो अलग चीज़ है। आप नीतीश जी का हेल्थ बुलेटिन कैसे जारी कर रहे हैं? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में। अभी 2 दिन पहले 14 अप्रैल को आप देखिए सरकार की नीतियाँ कैसे तय होती। बिहार के लगभग 60,000 टोले मोहल्लों में वो दलित, खास करके डेडिकेटेड टू दलित हैं, कि दलित के गाँव मोहल्लों में जा कर के उनके तमाम जो अधिकार हैं, जो उनके सुविधाएं हैं, जो उनका कामकाज है, उनका सीधे वहाँ
कैंप लगा करके जो मुलाजिम हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको डिलीवरी मिलेगा। मैं मानता हूँ एक बहुत क्रांतिकारी अभियान है। समाज का जो सबसे अंतिम आदमी, उसको ब्लॉक नहीं जाना है, उसको जिला नहीं जाना है, वो सारे पदाधिकारी, सारी व्यवस्था आपके द्वार तक आ रही है, दलित मोहल्ले तक जा रही है, महादलित टोलों तक जा रही है, कैंप लगा करके। ये जो उनका सप्त क्रांति का सिद्धांत था, डॉक्टर लोहिया का जो था, वोट का राज मतलब छोट का राज, यही है कि छोट का राज मतलब उनके मोहल्ले में, दलित मोहल्ले में वो सीओ जाएंगे, वो बीडीओ जाएंगे, डीएम जाएंगे, वहीं सारा तय होगा अभी 14 अप्रैल को। इसलिए मैं मानता हूँ नीतीश कुमार का जो अभियान है लोकतंत्र के विस्तार में, कमज़ोर गरीब के बेहतरी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था, उन सपनों को पंख लगा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी का व्यवहार, सार्वजनिक तौर पर आचरण जो उन्होंने कई बार देखा गया है, तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है। राजनीति को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए, आपको नीति, विचार, सिद्धांत से ही राजनीति का मतलब है, वो उस पर बात करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि नीतिगत निर्णय जो भी हो रहा है वो बहुत, अभी आप मरीन ड्राइव देखिए, उन्होंने उस दिन जाकर के पानी में भीगते हुए उन्होंने उनका उद्घाटन किया है। अभी आप सीधे गांधी मैदान से, दीघा से सीधे आप जो है दीदारगंज तक जा सकते। सरोकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भीगते हुए सीएम साहब ने वो फीता काटा है, उसको डिले भी कर सकते थे, वो 1 घंटा डिले नहीं किया, और आज दीघा से दीदारगंज तक आप फर्राटे भर के जा सकते हैं। तो बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जो तमाम क्षेत्र में जो इंटीग्रेटेड वर्क्स हो रहा है, आप एक चीज़ आप गौर से करिएगा, आप अच्छे पत्रकार हैं, काम तो चलेगा ही। मैं एक बात आपको, ये आरोप तो लग रहा है ना कि 5 लोग चला रहे हैं सरकार, नीतीश जी मुखौटा बने हुए हैं। देखिए लोकतंत्र में मैं क्या कहा, 2 विचार तो रहेगा ही, कम से कम अगर 2 विचार रहेगा जहां दुनिया में, वहीं डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगा। लोकतंत्र चलने की बुनियादी शर्त है कि कम से कम 2 विचार होंगे, तो आलोचना होना चाहिए, नहीं आलोचना करने का, लेकिन आलोचना नहीं हो रही। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपना इकबाल खो दिया। अब बताइए कि अब इसमें मैं व्यक्तिगत आलोचना में नहीं जाना चाहता कि लालू जी का कितना उम्र हो रहा है, 80 के आसपास हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बने हुए हैं। मैं व्यक्तिगत आलोचना में नहीं जाना चाहता। आप नीतियों को देखिए, वो अपने परिवार के अंदर 6 आदमी राजनीति में हैं, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माताजी विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता हैं, अपना विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहन जो है राज्यसभा में थी अब लोकसभा में चलेगी, एक बहन चुनाव लड़ रही हैं, एक भाई है, एमएलए हैं, और न जाने कितने लोग और तैयार हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा विचार है, मुझे नहीं समझ में आता। कौन सी गरीब की राजनीति है, कमज़ोर बेबस लाचार लोगों का जो सपना कभी डॉक्टर लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, क्या वही उसी का विस्तार है? मैं नहीं मानता। एक परिवार के राजनीति में फैलाव और विस्तार हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ है। इस तरह का आप कोई समालोचना करिए, अच्छी चीज़ होगी, लेकिन मैं मानता हूँ जो राजनीति उत्तर भारत और देश में पिछड़ा और गरीब कमज़ोर जातियों के हाथ में जो आई, उसका जो नैरो हो रहा है, जो संकुचित हो रहा है, उसका बुनियादी कारण यही है, एक परिवार के अंदर सिमट गया। एक परिवार के अंदर जब सिमट जाता है तो फिर वो राजशाही में तब्दील हो जाता है। राजशाही कहाँ से आया? वंशवाद की राजनीति कहाँ से पनपा? इसी तरह से तो दुनिया में जो वंशवाद और तमाम जो दुनिया की क्रांतियां हैं, अगर क्रांतियों का इतिहास जाएंगे योगेश जी, पूरी दुनिया के क्रांतियों का इतिहास का निचोड़ है कि वंशवाद के खिलाफ विद्रोह और बगावत है। चर्चा है कि निशांत भी आ रहे हैं राजनीति में। अब कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे, जब आएंगे तो बातचीत होगी। मेरा लेकिन सत्ता के शीर्ष पर कौन है ना, आप सत्ता देखिए, 2 चीज़ होता है डेमोक्रेसी में, किसी के राजनीति में आने का विरोध आप नहीं कर सकते, चाहे आपका बेटा हो, भतीजा हो, कोई भी हो परिवार का सदस्य, वो तो ये विरोध वो तो ठीक बात नहीं है। लेकिन वंशवाद, लोकतंत्र का जो स्पिरिट है, उसको स्कूल जैसा होना चाहिए। सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठा है वो महत्वपूर्ण है, ये चीज़ देखा जाता है, उससे पता चलता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाते हैं,
आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बच्चों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, एक कार्यकर्ता बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं। ये होता है। आप बुद्धिजीवी लोगों के बीच में एक बहस चलते रहती है कि वो भी तो वोट की ताकत से जीत के आ रहा है। वोट की ताकत से नहीं, पहले पार्टियां उनको टिकट देती है। वो एक साधारण कार्यकर्ता लालू जी को किसने टिकट दिया 1977 में? जयप्रकाश नारायण जी ने टिकट दिया और बहुत बड़े बड़े राजनेता कतार में थे। शरद यादव को किन्होंने टिकट दिया था? नीतीश जी को जिन्होंने टिकट दिया, कौन टिकट दिए? तो पार्टी के अंदर उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत समझदार है, इन लोगों को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र का विस्तार होगा। और लालू जी क्या कर रहे हैं? अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने परिवार के लोगों को नहीं बढ़ाया। जेपी ने शरद जी को जाके वहाँ जनता कैंडिडेट बनाया जबलपुर में, और यहाँ इनको टिकट उन्हीं के कृपा से मिला। वो अपने भतीजा को, भतीजी को, भांजा को, परिवार के किसी को भी लड़वा सकते थे। लोकतंत्र तभी फैलता है, यह देश तभी बचा है जब हमारे मन में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बड़ा भाव, विराट भाव होता है। तब मुल्क बनता है, लोकतंत्र बनता है, समाज बनता है। जब आप अपने परिवार के लिए जीते हैं तो लोकतंत्र और समाज का विस्तार नहीं होता है, फिर वो संकुचन में चला जाता है। आज तमाम गिरावटें, राजनीति का इतना जो नीचा स्तर हो गया, उसका कारण है इसी तरह का मनोविज्ञान, इसी तरह की समझ। बहुत ही सामान्य टुच्चे किस्म के लोग राजनीति में क्यों हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस राजनीति का सूत्रपात किया था, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, क्या उसका है प्रकटीकरण है उसमें? आप जिन पार्टी की बात कर रहे हैं, ये बताएं कि डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर दोनों की सोच करीब करीब एक जैसी थी, और दोनों जो है एक पार्टी भी बनाना चाहते थे, साथ भी आना चाहते थे। बावजूद इसके आज के दौर में जो अंबेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, वो साथ साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं मानता हूँ इस समय में जो राजनेता है उनके अंदर जो ये होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एस्पिरिट है, जो पॉलिटिकल समझ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर एक ही धारा के लोग थे। और मैं महात्मा गांधी को भी मानता हूँ। मैं कहा कि संविधान सभा के बाद जो वोटिंग राइट है, बहुत लोग नहीं चाहते थे, नेहरू जी और बहुत सारे नेता नहीं चाहते सबको बराबर वोट का अधिकार मिले, लेकिन महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी का साथ दिया। अंबेडकर जी का कहना था नहीं, सबको वोटिंग बराबर, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो। और कुछ लोगों का कहना था जो नहीं मैट्रिक पास है वही वोटिंग राइट मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने साथ दिया डॉक्टर अंबेडकर का, और फिर ये काम हो पाया, बड़ा काम। एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जाति विनाश की बात करते हैं, 1936 में करते हैं जी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए डॉक्टर अंबेडकर, पूरे वेद पुराण उपनिषद, भारत की तमाम जो विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियों को बताया और कहा कि नहीं, भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए इन विसंगतियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो जातियों का विसंगति है, जाति के अंदर जो गैर बराबरी है। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा जाति तोड़ो, रोटी बेटी का संबंध कहते थे डॉक्टर लोहिया। वो जाति को वो भी मानते थे कि एंटी नेशनल है, और डॉक्टर अंबेडकर तो मानते ही एंटी नेशनल है। और किसी भी महान विचारकों के बीच में साम्य देखना हो तो आप देखिए, वो भी एनिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, ये भी जाति के खिलाफ है। वो भी आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, और डॉक्टर लोहिया भी विशेष अवसर के सिद्धांत की बात करते हैं। मनुष्य की गरिमा को बहाली में दोनों का बहुत गहरा यकीन था कि मनुष्य को अवसर दो, उसको जब अवसर दीजिएगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये तमाम, मैं मानता हूँ कि उनका जल्दी निधन हो गया डॉक्टर अंबेडकर साहब का। वो मिलने वाले थे, दोनों लोगों में पत्राचार भी हुआ था, और दोनों मिलकर के एक राजनीतिक अभियान, साझा अभियान चलाना चाहते थे। और दोनों लोग एक मत के हो गए थे कि इस देश में, अंबेडकर साहब भी बहुत प्रेज करते थे डॉक्टर लोहिया को, कि मैं मानता हूँ कि एक ही आदमी है जो इस मुल्क को सही में आगे ले जाना चाहता है, सुंदर समाज बनाना चाहता है। तो डॉक्टर अंबेडकर, इंडिया नीड्स टू डॉक्टर्स, डॉक्टर अंबेडकर एंड डॉक्टर लोहिया। इंडिया नीड्स टू डॉक्टर्स, आज भारत को 2 डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर अंबेडकर एंड डॉक्टर लोहिया। ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, ये थाती है, हमारा जो संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। और महात्मा गांधी
का भी बहुत सारा ऐसा अभियान है, सपना है, वो उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है भारत के समाज के लिए। आज जो आप भारत देख रहे हैं, भारत में जो एकता देख रहे हैं, भारत में कमज़ोर, विवश, लाचार की जो आवाज़ आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें महात्मा गांधी का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन इसी धरती पर गालियां भी खानी पड़ी। लोग गाली देते थे, तरह तरह की, माँ बेटी लगाकर उन्हें गाली दी गई, और भारत रत्न देने वाले भी वही लोग हैं जो उन्हें गालियां देते थे। तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्या वजह है? मैं मानता हूँ, देखिए, जो समाज में बहुत ही महान विचार होता है वो समय से बहुत आगे होता है। चाहे आप सुकरात को देखें, गैलीलियो को देखें, जो बात आप कह रहे होते हैं वो समाज उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा होता है। तो जब आगे की आप बात करेंगे तो समाज, जिस दौर में आप गांधी जी आए थे 1930 के आसपास, दलितों को मंदिर प्रवेश करा रहे थे देवघर में, बाबा बैजनाथ के मंदिर में, उन पर लाठियां चली, तो वो समाज के अंदर उसी समय में दिनकर ने एक कविता लिखी थी बहुत शानदार, जागो बोधिसत्व मानवता आज अस्पृश्य हुई। गांधी पर तुम जो है हमला कर रहे हो, उनके जीप को इतना पिटाई किया गया, जीप को आज भी गांधी ये संग्रहालय में रखा हुआ है, इतना हमला हुआ था, इतना उस पर लाठियाँ चली थी। तो उन्होंने कहा कि कैसा बोधिसत्व है, क्या तुम्हारी बुद्धि है कि महात्मा गांधी पर तुम प्रहार कर रहे हो। तो जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बातें कही थी, बहुत आगे की बात कही थी, समाज को आगे ले जाने की बात कही थी। सुकरात ने जो कहा था बहुत आगे की बात कहा था, गैलीलियो ने बहुत आगे की बात कहा था। उस समय और समाज की जो जड़ता होती है उसकी स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन आज जो समय है वो समाज है, उसमें स्वीकृति है उसकी, और आने वाले समय में और चमक बिखरेगी, निखरेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये जो राजनीतिक क्षेत्र पर उनकी चमक और बढ़ेगी, मैं मानता हूँ। जैसे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आने वाला समय और समाज के बड़े नायक होंगे वो। आज जितना आज उनका कद देख रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ेगा ही, स्वीकृति बढ़ेगी, क्योंकि उनका जो पूरा लक्ष्य होता है न्याय होता है। सुकरात का जो लक्ष्य था वो न्याय था, लेकिन उस समय का जो जड़ता होता है, जो समाज का जड़ लोग होता है, उस समय में जी रहा होता है, उस समय के वर्चस्व को पकड़े रहता है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की समाज में स्वीकृति है, इसलिए कोई सरकार उनको भारत रत्न दी है, तो उनका स्वागत होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह साहब को किसानों के इतने बड़े नेता, गरीबों के लिए इन्होंने इतना काम किया। और भारत रत्न की बात आप करते हैं, पिछली कांग्रेस की आप देख लेंगे सरकार की, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक तस्वीर तक पार्लियामेंट में नहीं था। बीपी सिंह की सरकार बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया। नेल्सन मंडेला क्या थे? रंग भेद के खिलाफ लड़ाई उन्होंने लड़ा था, और ये क्या थे? सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़े। देखिए वो सरकार किसको दे रही है? नेल्सन मंडेला, जो 28 बरस जेल में रहे लगभग, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं थी। लोग कहते थे जगह नहीं है। आदरणीय रामविलास पासवान जी बहुत बार मांग किए थे कि इनका बात, तो कहते थे यहाँ जगह नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जब दिल में जगह होती है तो दीवार पर भी जगह बन जाती। और जब भारत रत्न मिला तो वहाँ फिर उनका स्टैचू लगा फिर सामने। तो इस समाज में होता है, दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र और तमाम जो परिवर्तन को की जो धारा होती है वो थोड़ा प्रतिगामी तकते हैं, उसको रोकना चाहिए। लेकिन संतोष जी, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न वोट की सियासत के तहत दिया गया है, एक समीकरण बैठाने के लिए दिया गया है। नीतीश कुमार को महागठबंधन से एनडीए की ओर लाना था, इसलिए दिया गया है, उसे एक जरिया बनाया गया। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेट है, ये भारत एक पॉलिटिकल स्टेट है, एक राजनीतिक इकाई है, तो पॉलिटिक्स तो होगा। जिस ज़माने में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया गया तो उस समय भी राजनीति ही थी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, पिछड़े लोगों का वहाँ बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व था। आदरणीय शरद यादव जी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, बिहार में लालू यादव थे, मुख्यमंत्री थे। तो उस समय में भी तो
यूपी में मुलायम सिंह यादव थे, बीजू पटनायक थे उड़ीसा में, तमाम लोग थे, और उसमें कम्युनिस्ट भी थे, ज्योति बसु, तमाम लोगों का सहमति से बाबा साहब भीमराव, तो वो भी एक राजनीति थी। मैं इसको शुभ मानता हूँ जब समाज के इतने बड़े नायक जिनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, ना जाने कितने लोगों जीवित रहते हुए भारत रत्न लिया गया। मैं उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, नेहरू जी भी एक बड़े राष्ट्र के नायक हैं, उनका भी राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान है। मैं उनकी आलोचना दूसरे पर्सपेक्टिव में कर सकता हूँ, नीति के मामले में, समाज, लेकिन उनका जो समाज में अवदान योगदान है बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो उनको मिला, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मिला, जननायक कर्पूरी डॉक्टर लोहिया को अभी तक नहीं मिला। दुनिया का कोई आदमी, समाजशास्त्री हैरत में पड़ जाता है, कैसा मुल्क है, कैसा समाज है जो अपने इतने बड़े नायक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1942 के क्रांति के बड़े योद्धा थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आप सुनेंगे तो आंसू निकल जाएंगे आपको। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक बार मध्य प्रदेश में एक सम्मेलन था और उसमें डॉक्टर लोहिया आए हुए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर सब लोग मिलने गए कि हम सब साथी अब बिहार जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं सर। तो लोहिया ने कहा कि आप लोग घर जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, उनको कोई तो घर था ही नहीं। तो सब लोग के आँख में आंसू आ गए। एक ऐसा नेता, एक ऐसा जननेता जिनके लिए पूरा समाज, देश ही सब कुछ था, उनका कोई घर था नहीं। तो बोला ठीक है आप लोग घर जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन उनको आज तक नहीं भारत रत्न मिला। जो आज़ादी के इतने बड़े नायक थे, तो समाज में बहुत बार अस्वीकृति भी होती है, बड़े नायकों की अस्वीकृति होती है, क्योंकि उनको स्वीकार करने से समाज की जड़ता मिटती है। तो जो समाज का प्रतिगामी शक्तियाँ होती है वो चाहता नहीं कि उसकी स्वीकृति बने। जैसे 40 साल तक अंबेडकर को की स्वीकृति को रोके रखा, लेकिन एक शक्ति आती है, एक राजनीतिक ताकत आती है, उनको जगह मिलता है। तो चाहे जो भी राजनीतिक रूप से अगर उनको मिला है, तो ये उनकी स्वीकृति बढ़ने से ये लोकतंत्र का विस्तार है। इसको आप इस तरीके से देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलना, समाज के अंतिम आदमी के नेता थे वो, उनको मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र की। चौधरी चरण सिंह साहब को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे लोकतंत्र का विस्तार होता है। और जब इंडिया एक पॉलिटिकल स्टेट है, एक राजनीतिक तो होगी, राजनीति तो सब चीज़ में होती है। तो इससे नहीं देखना चाहिए, इसका जो उत्स है, इसका जो शिखर है, इसका जो धवल पक्ष है, उसको देखना चाहिए कि इसके क्या समाज में कितना उसमें एक ऊर्जा से भर जाता है समाज। तो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र की बहुत ही उपलब्धि है। संतोष जी, क्या आप इस मंच से डॉक्टर लोहिया के लिए भारत रत्न की मांग करना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं मांग करता हूँ। लोहिया तो भारत रत्न मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत बड़ा अलंकार उनके लिए नहीं है। लोहिया एक ऐसे राजनेता थे, जब 1964 में वो अमेरिका गए थे, मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ। तो वहाँ एक रेस्तरां में लिखा हुआ था, ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लोहिया ने तुरंत उसको तोड़ दिया और घुस गए अंदर में। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पूरा हंगामा अमेरिका में हो गया कि एक बड़े सोशलिस्ट नेता को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा वहाँ का अखबार, और बाद में माफ़ी मांगा गया। और लोहिया जहाँ भी गैर बराबरी था वहाँ जाके लड़ जाते थे। भारत रत्न बहुत बड़ा रत्न उनके लिए नहीं मैं मानता। जो विश्व संसद की बात करते हैं, जो लैंगिक, जो गैर बराबरी के खिलाफ दुनिया भर में मनुष्य की गरिमा को स्थापित करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पुरस्कार से बहुत ऊंचा चीज़ होता है, पुरस्कार सम्मानित होता है। अगर भारत रत्न उनको दिया जाएगा तब भारत रत्न प्रतिष्ठित होगा कि मैं किनको किनको सुशोभित किया हूँ। प्रतिष्ठा डॉक्टर लोहिया की नहीं बढ़ेगी। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता तो नोबेल पुरस्कार की क्या गरिमा रहेगी? तुम किसको सुशोभित किए?
कोई दिनकर एक पंक्ति है ना, मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार नहीं ढोते हैं। मान लीजिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को बैठा दीजिए और वो पुरस्कार, आइंस्टीन भी वहाँ बैठे हैं, सबके गला में हार है भारत रत्न, मान लीजिए नोबेल पुरस्कार, और आइंस्टीन के भी नहीं है, तो उस पुरस्कार कहेगा भाई कैसा मैं, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं आइंस्टीन के गले में नहीं हूँ। तो डॉक्टर लोहिया बहुत ऊंची चीज़ है, वो एक दार्शनिक है। मैं मानता भारत के समाज में जैसे जैसे समय बढ़ेगा डॉक्टर लोहिया बहुत प्रासंगिक होंगे, दुनिया भर में उनकी प्रशंसा है। डॉक्टर लोहिया ही एक ऐसे राजनेता हैं जिनसे अनुप्राणित होकर के लोगों ने नॉवेल लिखा, उपन्यास लिखा, उनसे अनुप्राणित होकर के कविताएं लिखी, उनसे अनुप्राणित होकर के पेंटर आप देखेंगे ये मकबूल फ़िदा हुसैन। समाज आप जो महिला आंचल परेश्वर नाथ रेणु की जो उपन्यास है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से अनुप्राणित होकर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, असंख्य इस देश में कवि हुए, कलाकार हुए, चिंतक हुए जो लोहिया से अनुप्राणित होकर के अपनी विचार और दृष्टि बनाई। इस देश को उन्होंने झकझोरा है। इसलिए मैं मानता कि भारत रत्न अगर उनको दिया जाए, भारत रत्न खुद सुशोभित होगा, भारत रत्न खुद सम्मानित होगा कि मैं, ये असम्मान लोहिया का नहीं है, ये भारत रत्न जैसे सम्मान जिन लोग भी बांटते हों वो बहुत छोटे दृष्टि वाले, इतने दिन से उनको पता नहीं है। तो ऐसे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके लिए भारत रत्न कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वे खुद एक भारत रत्न थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। आज हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर अच्छी चर्चा की। उम्मीद है दर्शकों को इसका फ़ायदा मिलेगा, डॉक्टर लोहिया के बारे में दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। धन्यवाद बिंदास बोल में आने के लिए।